रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस शताब्दी के मध्य के आसपास मुक्ति के लिए संघर्ष और कष्ट सहन का परिणाम सफलता के रूप में सामने आने लगा। श्रीलंका, भारत तथा कुछ अन्य देशों ने जीवन और स्वतंत्र के सूर्योदय के साथ अपनी आँखें खोलीं, पर हम इतने भोले नहीं थे कि हम यह समझ लें कि राजनीतिक स्वाधीनता सभी कठिनाइयों का अंत कर देगी। हमने उसे एक नई यात्रा की शुरुआत ही माना तथा यह स्वीकार किया था कि जो भारी जिम्मेवारियां अब तक हमें नहीं उठाने दी गई थीं, वे अब हमारे कंधों पर आ गई हैं। हम यह जानते थे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ऐसे तनावों से बचकर चलते रहे हैं, जो चुनाव करने की मुसीबत से अपने आप को बचाना चाहते रहे हैं और जो आरामदेह रास्ते पर चलते हुए निर्णय का भार औरों पर डालते रहे हैं। हमारे औपनिवेशिक अतीत के ऐसे अवशेष अब भी पाए जाते हैं जो हमें तरह तरह से यह समझाते रहते हैं कि हमें सुरक्षा के लिए अन्य देशों का मुंह जो है या उनकी उदारता का सहारा लें, लेकिन हमारे लोगों ने कुल मिलाकर इस सरल रास्ते को ठुकराया है जो वस्तुतः कायरों और कमजोरों का रास्ता है। हमने राजनैतिक आत्मबल और आर्थिक स्वावलंबन का अधिक जटिल मार्ग चुना है और चूंकि हमारे लोगों ने त्याग के लिए अपनी सहमति दिखाई है, हम 100 वर्षों की प्रगति को 2 दशकों में उपलब्ध कर सकने में सफल हुए हैं। भौतिक प्रगति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि हमारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, योजनाकारों और निर्माताओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। प्राचीन धार्मिक विरोधाभाव और जातिगत श्रेष्ठता की भावनाएं अभी तक निर्मूल नहीं हो पाई हैं और बहुत से समूह इन्हें बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाते रहते हैं, लेकिन जनता उन्हें राष्ट्रीय शक्ति के लिए हानिकर मानती है। समाजवाद को लाने के लिए हमारे कार्यक्रमों का विरोध निहित स्वार्थ वालों ने हर कदम पर किया है। समाजवाद के लिए लोगों के उत्साह की छाप इतनी गहरी पड़ी है कि समाजवाद विरोधी लोग भी अब विवश होकर उसके प्रति औपचारिक निष्ठा दिखा रहे हैं। हमारे लिए इन सफलताओं का उतना ही महत्व है जितना इस बात का कि हमारी राष्ट्रीय आय प्रायः गत 50 वर्षों में बहुत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में हमने भारत में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका ब्यौरा इस महान सभा को देने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन 2 गुना हो गया है और इसके कारण हम
इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे का सामना करने में सफल हुए हैं। हमारा औद्योगिक आधार अधिक मजबूत और व्यापक हुआ है, लेकिन गरीबी हटाना अभी भी शेष है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं हैं। बेरोजगारी, विशेषतः शिक्षितों में बेरोजगारी हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। असमानता का अब और तीखा एहसास लोगों को हो रहा है तथा उसे दूर करने के लिए अधीरता बढ़ती जा रही है। अब जबकि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ आर्थिक और संगठनात्मक उपाय हैं, हमें प्रगति की गति और तीव्र करने के लिए अधिक गहराई से आतुर हैं। प्रायः राष्ट्रों का आकलन उनकी आय के आंकड़ों और विकास की दर के प्रकाश में किया जाता है। मैं शायद इस मामले में कुछ पुराने विचारों का हूँ, क्योंकि मैं अब भी लोगों की धन संपत्ति की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता को अधिक महत्व देता हूँ। इसलिए अपने लोगों की इच्छा पूर्ति के साधन जुटाते हुए हम संग्रह वृत्ति वाले और उपभोगवादी समाज का अनुकरण नहीं करते। ऐसा लगता है कि अमीर और शक्तिशाली देश उनकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी क्यों ना हो, अच्छे जीवन के संबंध में एक जैसी धारणा बनाए हुए हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, यह और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उपकरणों के हाथों की कठपुतली न बन जाएं। हमें केवल भौतिक अभिवृद्धि की चिंता न करके इस आवश्यकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमको एक नए प्रकार के मानव का विकास करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की समझ और सूझबूझ हो, जो शांति और आत्मसंतोष से जीवन यापन कर सके और अपने को आत्मबल और आत्म संयम दे सके और जो प्रकृति से समरस हो सके। इस अन्वेषण में श्रीलंका और भारत जैसे देशों का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि वे अपनी अपनी विरासतों के प्रति हृदय से आस्थावान रहे हैं। किसी समाज के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्थिक गतिविधियां। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक ही आधार पर किया।